हेलो गाइज, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। गाइज हम ये कहना चाहता हूँ कि दो जो विद्युत का ओम तक जो नियम है, ओम का नियम तक मैंने दोनों वीडियो आपको अपलोड कर दिया है, वो जाकर देख लीजिएगा वीडियो को। उसके आगे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए ये क्रियाकलाप देख लीजिए। एक नाइक्रोम का तार, एक टार्च बल्ब, एक 10 वाट का बल्ब तथा 0 से 5 एम्पीयर परिसर, एक प्लग कुंजी तथा कुछ संयोजित तार लीजिए, ठीक है। कह रहा है लेने के लिए। और क्या कीजिए, इसको 4 शुष्क सेलों मतलब 4 शुष्क सेल लेनी है, ड्राई सेल लेनी है, जिसमें 1.5 वोल्ट को श्रेणी क्रम में एम्पीयर से संयोजित करके चित्र 12.4 में दिखाए अनुसार परिपथ में एक अंतराल एक्स वाई छोड़कर एक परिपथ बनाएं। कहने का मतलब ये है कि ये जो दिया हुआ है, कह रहा है कि एक टार्च एक आप ले लीजिए, देखिए एक निक्रोम तार ले लीजिए, एक 10 वाट का बल्ब ले लीजिए, एक टार्च बल्ब ले लीजिए, ठीक है। और इसको संयोजित करके इस तरह का एक क्या बना लीजिए, एक्स वाई परिपथ बना लीजिए। देखिए ये हमारा करंट फ्लो वाला आई, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक कुंजी हो गई, ये कुंजी हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा एम्पियर हो गया, धारा करंट प्लस माइनस ये हमारी हो गई, ठीक है। ये हमारी बैटरी हो गई, ओके। तो ये ले करके एक हमको क्या बनाना है, एक्स वाई का एक परिपथ बनाना है, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है कि इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, जोड़ करके एक तार को जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए, कुंजी लगाइए, अमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। और अमीटर का पाठ्यांक मतलब उसकी रीडिंग नोट कर लीजिए। प्लग से कुंजी बाहर निकालिए, प्लग से जो है ये प्लग से एक कुंजी बाहर निकाल लेंगे। तो ध्यान देने वाली बात होगी कि परिपथ की धारा मापने के लिए यहाँ कह रहा है कि परिपथ की धारा मापने के पश्चात सदैव ही प्लग से कुंजी बाहर निकालिए। मतलब जब धारा का जो परिपथ मापना है आपको, धारा का कितना फ्लो हो रहा है, तो जो प्लग कुंजी होता है उसको बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो देखेंगे कि नाइक्रोम तार के स्थान पर अंतराल एक्स वाई में टार्च बल्ब को परिपथ में जोड़िए तथा एमीटर का पाठ्यांक लेकर बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा मापिए। अंतराल एक्स वाई में विभिन्न अवयवों को जोड़ने पर एमीटर के पाठ्यांक भिन्न भिन्न है। उपर्युक्त प्रेक्षण क्या संकेत देते हैं, मतलब यदि मैं जोड़ने पर इसका पाठ्यांक भिन्न भिन्न आते हैं तो प्रेक्षण क्या संकेत देते हैं। आप अंतराल एक्स वाई में किसी भी प्रकार का अवयव जोड़कर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में एमीटर का पाठ्यांक का परीक्षण कीजिए, इन परीक्षणों का विश्लेषण कीजिए। ये आपका क्रियाकलाप हो गया। इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है आप उसको जानिए। देखिए इस क्रियाकलाप से हम यह अवलोकन करते हैं कि विभिन्न अवयवों के लिए, विभिन्न कंपोनेंट के लिए विद्युत धारा भिन्न भिन्न होती है। सभी के लिए विद्युत धारा भिन्न है। यह भिन्न क्यों है, क्योंकि कुछ अवयव में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सरल पथ प्रदान करते हैं, जबकि अन्य इस प्रवाह का विरोध करते हैं। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की किसी परिपथ में गति के कारण ही परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सही बात है, ये इलेक्ट्रॉनों के किसी परिपथ में गति के कारण ही हमारी क्या होती है, विद्युत धारा बनते हैं। समझ में बात आ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन का हमारा फ्लो नहीं होगा विद्युत परिपथ में तो हमारी धारा नहीं बहेगी। क्लियर। तथापि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। जिन परमाणुओं के बीच ये गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण द्वारा इनकी गति नियंत्रित होती है। मतलब जो परमाणुओं के बीच जिन परमाणुओं के बीच गति करते हैं उन्हीं आकर्षण कारण इनकी गति नियंत्रित होती है। इस प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉनों की गति उसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है। एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक होता है। कहने का मतलब ये है कि इसी में एक ही साइज के चालकों में चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है वो अधिक अच्छा चालक होता है। मतलब चालक जिसका प्रतिरोध कम होगा तो क्या होगा, चालक ज़्यादा होगा। भाई चालक ज़्यादा होगा, क्यों चालक ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रतिरोध होता है, बाधा होती है, बाधा हमारा कम होगा तभी तो हमारी पॉसिबिलिटी अधिक होगी किसी चीज़ में हमारी फाइट करने की। ये चीज़ नेक्स्ट, वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है। मतलब पर्याप्त प्रतिरोध लगा देता है वो प्रतिरोधक कहलाता है, ठीक है। सर्वसम साइज का वो अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है हीन चालक कहलाता है। मतलब हीन चालक मतलब बेकार चालक कहलाता है। मतलब कि जो ज़्यादा उच्च प्रतिरोध लगाता है, ज़्यादा उच्च प्रतिरोध तो हीन चालक कहलाता है। हीन चालक का मतलब उसमें चालकता नहीं होती है, उसमें चालक क्या होता है, बहुत ही कम होता है। समान साइज का कोई विद्युत रोधी इसमें भी अधिक प्रतिरोध लगाता है, ठीक है। समान साइज का कोई विद्युत है, समान साइज का है। जैसे मान लीजिए ये विद्युत प्रतिरोध है, ये 5 ओम का है और ये भी विद्युत समान मतलब है विद्युत। कोई भी
अधिक प्रतिरोध लगाता है तो ये भी अधिक प्रतिरोध लगाएंगे, उसमें जो करंट का फ्लो होगा कम होगा। जब ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो हमारा क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। देखिए आगे बढ़ जाते हैं। वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कह रहा है कि वह कारक कौन कौन से हैं जिस पर हमारा प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। क्लियर, ये हमारा क्रियाकलाप है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एक हमारा जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं, एग्जाम में आता है। देखिए कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है, चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, आगे हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई एल के अनुत्क्रमानुपाती, एल के अनुत्क्रमानुपाती, बिल्कुल सही, एल के अनुत्क्रमानुपाती है, बिल्कुल सही, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, प्रतिरोध। क्लियर। अब देखिए जो हमारा आर बराबर रो इन, अभी नए पेज पे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए नए पेज पे समझा देता हूँ आपको। देखिए आर इक्वल टू, नोट कर लीजिएगा आप, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो देखिए ये डायरेक्टली आर अनुत्क्रमानुपाती एल और ये आर डायरेक्टली व्युत्क्रमानुपाती एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं, यदि लेंथ को इंक्रीज करूं तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। मतलब अगर मेरा वायर, मैं समझा रहा हूं इसको, देखिए यदि मैं एक, मतलब मैं प्रतिरोध बना दूं, देखिए ये मैं एक प्रतिरोध बना दूं, ठीक है, और ये मैं एक प्रतिरोध बना दूं, मतलब ये R1, R2 और R3, ठीक है। तो इसकी लेंथ, इस वायर की लेंथ जितनी बड़ी रहेगी, मतलब जितनी बड़ी रहेगी, इस वायर की लेंथ जितनी बड़ी रहेगी उतना प्रतिरोध ज़्यादा होगा इसमें। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, प्रतिरोध। और देखिए यदि आप घरों में यूज़ करते हैं तो ये घरों में, सॉरी, यदि आप घरों में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसा यूज़ कीजिएगा क्योंकि वो कम दूरी का तार रहा है तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा नहीं होगा, तो करंट क्या होगी, करंट भी क्या होगी, करंट भी कम फ्लो होगी। देखिए समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, क्लियर हुआ। अब ये तो हो गई अनुक्रमात यल हो गया, R अनुक्रमात यल, इसका मतलब ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। अब R व्युत्क्रमानुपाती 1/a है, इसका मतलब करने का कि अगर एरिया को मैं ज़्यादा कर दूं तो प्रतिरोध हमारा कम हो जाएगा, एरिया हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो प्रतिरोध हमारा कम हो जाएगा, और एरिया हमारा कम होगा तो प्रतिरोध हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें समझाया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। जैसे R अनुक्रमानुपाती L हो गया, R व्युत्क्रमानुपाती 1/a हो गया, तो इसको जोड़ने के लिए R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए हम करेंगे, जहाँ रो क्या है, यहाँ अनुपातिकता स्थिरांक है, ठीक है, जिसको वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, ओम मीटर होता है। यदि किसी पदार्थ का अभिक्षात्मक गुणधर्म धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है, 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁶ ओम मीटर होता है। ये विद्युत की अच्छी चालक है। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर कोटि की होती है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। बात समझ में आई, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए
नीचे आते हैं, एक आपका इसमें दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चंस हमेशा बनते ही बनते हैं। क्लियर? जैसे चालक दे देगा, किसका चालक, जैसे सिल्वर का प्रतिरोध कितना होता है, तो इतना 1.6 इंटू 10⁻⁸ ये मल्टीप्लाई है, ये बीच में मल्टीप्लाई है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। कॉपर का कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁸। एल्युमिनियम का 2.63 इंटू 10⁻⁻, टंगस्टन 5.20 से 10⁻⁸। ठीक है, ये सब आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं विद्युत रोधी, ये मिश्र धातु में आपका कौन सा आ जाएगा, कंस्टेंशन, कॉपर और निकल का मिश्रण, कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीज और निकल का मिश्र धातु, निकल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन का मिश्र धातु। इसके बाद ये विद्युत रोधी वाला जो है, विद्युत रोधी वाला बहुत ज़्यादा पूछता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे पूछेगा कि कांच का कितना होता है, तो 10 का पावर, कांच का परास कितना होता है, 10 का पावर कितना होता है, 10 का पावर 10 से 10 का पावर 14, ये वाला। कठोर का 10 का पावर 13 से 10 का पावर 16, एबनाइट का 10 का पावर 15 से 10 का पावर 17, डायमंड का 10 का पावर 12 से 10 का पावर 13, कागज़ का कितना होता है 10 के पावर 12। ये सब आपको याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब आ गया एक न्यूमेरिकल, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्या कह रहा है। देखिए न्यूमेरिकल में समझा देता हूँ। कह रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, R इक्वल टू दिया है 1200, कितना 1200, तो यह बल्ब 220 वोल्ट यानी V कितना दिया है 220 वोल्ट, स्रोत से कितनी विद्युत धारा लगेगी, यानी I की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, सिंपल। फिर दूसरे में कह रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, मतलब कह रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध जो है मतलब कितना है 100 है, विद्युत हीटर जो है, विद्युत हीटर का प्रतिरोध कितना है, तो R बराबर हो जाएगा 100, और विद्युत हीटर का वोल्ट मतलब कि 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा, यानी V बराबर 220 वोल्ट। क्लियर? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन और उसका क्वेश्चन, तो पहले मैं इसका कर लेता हूँ। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। क्या करना है, कुछ भी नहीं, V इक्वल टू I इंटू R से आप लगा देंगे। देखिए इसमें समझाया भी है, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। देखिए जैसे V बराबर हमने आपको IR फार्मूला पढ़ाया था ओम्स लॉ में, ठीक है। तो हमारा V की वैल्यू क्या दिया है 220, I की वैल्यू क्या हमको निकालना है, R की वैल्यू क्या दिया हुआ है, R की वैल्यू हमारा 1200 दिया हुआ है, तो I इक्वल टू हो जाएगा 220/1200। क्लियर? 0 0 से कैंसिल, 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, यानी क्या हो जाएगा I बराबर हो जाएगा 11/60 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जब डिविजिबल कीजिएगा तो 0.18 एम्पियर आएगा। सेम क्वेश्चंस ये उसी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ क्वेश्चंस यहाँ पर भी दिया हुआ है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि जब कोई विद्युत मोटर की विद्युत स्रोत से इतनी धारा प्रवाहित होती है, यानी I बराबर 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर यानी V की वैल्यू कितना है 60 वोल्ट, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। V की वैल्यू कितनी है 60 वोल्ट है। देखिए I बराबर कितना है 4 एम्पियर और V बराबर कितना है 60 वोल्ट है, ठीक है। यदि उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा ले जाए कि इतना विद्युत धारा बढ़ जाए, कह रहा है कि उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा ले जाए, मतलब I की वैल्यू पूछ रहा है कितनी विद्युत धारा ले जाए। अगर इसको I1 मान लें तो इसको I2 मान लें, और V2 V1 और V2 यहाँ दिया हुआ है 120 वोल्ट। क्लियर? ये सब आपको गिवन है, क्लियर की बात नहीं होगी। अब आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, I1 V1 से लगा सकते हैं, ये तो दूसरे टाइप से सॉल्व किया हुआ है। अगर मैं उस तरह से सॉल्व करूं, देखिए उस तरह से सॉल्व करूं जैसे कि I1 V1 बराबर I2 V2, तो I1 का मान 4, V1 का मान 60 और आपका V1 का मान 60 और V2 का मान हो जाएगा आपका कितना 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाता है। कह रहा है कि 60 वोल्ट है और
इसको बढ़ा देते हैं 120 वोल्ट, तो कितना धारा, तो मान लीजिए धारा I2, तो इसे कट, ये 2 बार में कट होगा, कितनी बार में कट होगा, 2 बार में कट होगा, ठीक है। तो 2 बार में कट होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ से, अगर हम देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, जो देखिए पहले जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे देखिए यहाँ से मैं बात करूँ, यहाँ से कर देते हैं, जैसे हमारा देख लीजिए एक सिंपल से V 60 वोल्ट, I की वैल्यू 4 एम्पियर, तो R बराबर क्या होता है V/I, तो इससे निकालेंगे तो 60/4 कितना आ जाएगा, 15 आ गया, ठीक है। यानी 15 से हम 120 का वो करेंगे। फिर हमको धारा पूछ रहा है, तो I बराबर V/R, तो 120/15, तो जब इसको 120/15 करेंगे, 120/15, तो 15 8 120, यानी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 एम्पियर। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे ये देख लीजिए। कह रहा है कि किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो गिवन है पहले इसको लिख ले। 1 मीटर लंबे तार यानी L की वैल्यू दिया है 1 मीटर, ठीक है। इतने डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर, यानी टेम्परेचर दिया हुआ है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस पर, कितने 20 डिग्री सेल्सियस पर। प्रतिरोध कितना हो जाता है, तो प्रतिरोध हो जाता है 26। यदि तार का व्यास यानी D की वैल्यू कितना दिया है 0.3 mm, तो वैद्युत प्रतियोगिता क्या है, यानी R की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। R की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमने आपको फार्मूला बताया हुआ है कैसे होगा, जो कि देखिए हमने बताया है कि वैद्युत प्रतियोगिता पूछ रहा है, यानी अब वैद्युत प्रतियोगिता का मतलब ये होता है, यानी रो की वैल्यू पूछ रहा है कि रो की वैल्यू क्या होगी। सॉरी मैं थोड़ा, ये वैद्युत प्रतिरोध तो दे दिया है, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला होता था आपका, देखिए फार्मूला आपका ये होता था, कौन सा, R = रो इंटू L/A। अब देखिए एरिया है, ये एरिया है कि नहीं है, तो एरिया जो है अब कैसा है, 1 मीटर लंबे तार, यानी तार जो तार है, ये जो तार है, इस तार का व्यास दिया था आपका, तार का जो व्यास है 0.3 mm दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। रो की वैल्यू पूछ रहा है, तो रो किधर लेते हैं, तो रो = हो जाएगा R × A/L हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, R × अब एरिया, तो एरिया πr², तो πr² होता है, तो πr², तो पाई और r², यानी r² होगा, तो r, तो ये जी सॉरी फ्रेंड्स, R = रो इंटू L/A होता है, तो रो = जो हम किए थे R × A/L हो जाएगा। तो एरिया देखिए, एरिया = होता है πr² होगा, πr² होगा, ठीक है। तो πr² होगा, तो यहाँ पे पाई हो जाएगा और R की जगह क्या हो जाएगा, D/2 का होल स्क्वायर। तो इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो ये वाला जो फार्मूला बनकर आया है ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 4/L। यहाँ एरिया रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4/L, ठीक है। और इसी पर पूरी वैल्यू को हम कर देंगे तो हमारा आंसर रो की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि प्रतिरोध के तार की लंबाई को मोटाई को दोगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। जैसे यहाँ पे पहले है R = रो इंटू L/A, तो कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई को क्या कर दें, हम दोगुना कर दें, ठीक है, इसकी लंबाई को हम, इस तार की मोटाई को दोगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, जैसे देखिए, जैसे जब तार की मोटाई को दोगुनी कर दी जाती है तो लंबाई आधी रह जाती है। जैसे कह रहा है जब हम तार की मोटाई को दोगुनी कर देंगे, जब हम तार की मोटाई दोगुनी, उसकी लंबाई आधी रह जाती है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है, अर्थात लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A
तथा लंबाई L/2 काट के क्षेत्रफल 2a के तार के परिवर्तित हो जाता है। जैसे R इक्वल टू L/a होता है, रो को हटा दिए हैं अभी, तो इसका प्रतिरोध की लंबाई आधा हो जाएगा और एरिया दोगुनी हो जाएगी। ये हो गया R1, ठीक है, R हो गया। अब R1 लेंगे, अगर हम R1 लेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा अपान, फिर क्या अपान R ले लेंगे तो L/2 हो गया अपान 2a, क्या हो जाएगा 2a, ठीक है, इंटू इसका एरिया का L/a, तो L ऊपर चला जाएगा अपान a इंटू 1/4। क्लियर। तो जब इसको करेंगे R1 अपान R2 बराबर 4/4, 4 कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 1। क्लियर। नहीं समझ में आया फिर से कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, 1, ठीक है। देखिए फिर इसमें कह रहा है कि चालक के प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध मतलब क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिगर में दिया हुआ है ये कि देखिए इसमें क्या है कि श्रेणी क्रम क्या है, परिपथों को परस्पर संयोजित करने पर दो विधियां हैं। परिपथ में दिखाया गया है R1 R2 R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों के एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़कर बनाया गया है, जिसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। जैसे देखिए ये बनाया गया है श्रेणी क्रम में बनाया गया, ये अपना श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में जो फार्मूला होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ओके, नेक्स्ट। और देखिए पार्श्व संयोजन कहा जाता है, जैसे ये हमारा जो है हमारा सीरीज में हमारा है समांतर क्रम में जुड़ा है। देखिए जो हमारा ये है, एक हमारा यहाँ से प्रतिरोध जा रहा है ये, फिर यहाँ से हमारा एक प्रतिरोध, फिर यहाँ से करेंगे एक हमारा प्रतिरोध, तो ये जा करके तीनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसका R1, ये R2, ये R3, तो इसका 1/R टोटल प्रतिरोध 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ठीक है। देखिए अब बोल्ट की बात किया जाए, ऐसे बोल्ट को हमने किस में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। तो बोल्ट को सीरीज में लगाने का उनके बीच कुल विभवांतर जो होता है, टोटल जो होता है हमारा श्रेणी क्रम में अगर हम संयोजित कर रहे हैं, यदि प्रतिरोध को यहाँ दिया हुआ है कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर कुल जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होता है। ठीक है, टोटल बोल्ट जो होगा इसके बराबर होगा। कैसे आता है ये आपको मैं बता देता हूँ कैसे आता है। ठीक है, देखिए पहले क्या है कि हम एक फार्मूला जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है। अगर हम V1 मान लें कि बोल्ट पहला है, करंट तो हमारा इक्वल फ्लो होगा I, ये हो जाएगा R1, और V2 इक्वल टू हो जाएगा I R2, और V3 हो जाएगा I R3। क्लियर। अब इसके बाद हम टोटल वोल्टेज को, यानी ये वोल्टेज ये तीनों क्या होंगे आपस में, ये होंगे इक्वल, तो ये भी इक्वल होंगे। तो IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 होगा कि नहीं होगा, होगा। इसको यहाँ लेते आइए। अब देखिए इसमें क्या होगा कि I कॉमन हो जाएगा, सब में कॉमन हो जाएगा, I कॉमन हो जाएगा, तो I कॉमन हो जाएगा तो I कॉमन हो गया। इसमें बच गया R, यहाँ बच जाएगा I, यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है। इस तरह से ये समझाया हुआ है, आप देख लीजिएगा इसको। देखिए इसी तरह से ये क्या हुआ, समझाया हुआ है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका देखिए, ये आपका दे दिया है क्या क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस को करेंगे मैं समझा देता हूँ, एक बार देख लीजिए आप लोग भी। देखिए एक लैंप जिसका प्रतिरोध कितना है, एक लैंप जिसका प्रतिरोध
सॉरी फ्रेंड्स, बताता हूँ आपको। एक लैंप जिसका प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, जिसका प्रतिरोध दिया है 20, यानी आर की वैल्यू कितनी दी है, 20 दिया हुआ है, तथा एक 4 ओम का प्रतिरोध और एक 4 ओम का फिर प्रतिरोध है 6 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, यानी ये R1 और ये R2 कितना 6 ओम बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध बताना है, यानी आर की टोटल वैल्यू बतानी है। और विद्युत परिपथ कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा यानी आई की वैल्यू बतानी है। और विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी की वैल्यू बतानी है। हमने फार्मूला आपको बता दिया है। देखिए R1 R2 दिया हुआ है, सीरीज में लगाएंगे, तो जब सीरीज में हम लगाएंगे तो R1 प्लस R2 तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 ओम। और V की वैल्यू दिया हुआ है, V की वैल्यू कितना है, V की वैल्यू आपको दिया हुआ है। फ्रेंड्स ये आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, उतना है नहीं सुविधा कि मैं पढ़ा पाऊँ, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए फ्रेंड कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आपको दूँ। ठीक है 24 और V की वैल्यू आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो I बराबर V/R होता है, तो ये हो जाएगा 0.25 एम्पियर। कितना हो जाएगा 0.25 एम्पियर। और इसके बाद V1, अब V1 हमको निकालना है, तो 20 V1 अगर मुझे निकालना है कितना हो गया, तो V1 का मतलब 20 और इसका मल्टीपल कर देंगे 0.5 का, और V2 निकालना है तो 4 ओम से मल्टीपल कर देंगे। इस तरह से V1 और V2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पार्श्व की बात करें। पार्श्व में अगर मैं उसी सेम कंडीशन की बात करूं तो इसमें जो धारा होगा, धारे का फ्लो अलग अलग होगा। कैसे फ्लो अलग अलग होगा, देखो यहाँ आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इस वाले रेजिस्टेंस में जो फ्लो होगा धारा, यहाँ पे टोटल तो धारा आई आएगी ही, लेकिन इस वाले में जब धारा आएगी तो कुछ इसमें बटेगा, कुछ इस वाले में बटेगा I2 में, कुछ इस वाले में बटेगा I3 के रूप में। ठीक है, तो इसमें धारा क्या होगी, अलग अलग होगी। तो मतलब श्रेणीकरण में धारा जो होती है समान होती हैं, लेकिन समांतर क्रम में जो धारा का फ्लो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो जब आएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब वहाँ क्या था, टोटल विभवांतर जो था बराबर था, वहाँ वोल्ट जो था अलग अलग था, यहाँ धारा अलग अलग I1 प्लस I2 प्लस I3। बस V इक्वल टू IR होता है, तो I बराबर V/R हो जाएगा और R1 प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पे लग देंगे कि I बराबर क्या हो जाएगा V/R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V कॉमन ले लीजिएगा तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, नेक्स्ट उसी पे एक फार्मूला पर दे दिया है, ये उसी फार्मूले पे हम क्वेश्चंस को इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर दिया है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होगा, कि विद्युत धारा का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ताप पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। जो हम बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करते हैं। यदि प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोध पर विचार कीजिए जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए कि सिरों के बीच विभवांतर V है, तथा लीजिए इसके T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होने में किया गया कार्य VQ है। स्रोत के समय T समय में V की ऊर्जा को आपूर्ति करनी चाहिए, अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति P बराबर होता है V/I और I बराबर होता है Q/T। समझ में बात आ रही है, तो P बराबर हो जाएगा VQ/T हो जाएगा, या V/I हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। ताप में अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में। P बराबर V/I कैसे आ गया,
H बराबर जो होता है उत्पन्न जो ऊष्मा की मात्रा होती है, हीट जो होता है, VIT होता है, VIT होता है। और H बराबर होता है I² RT होता है। क्या होता है? H बराबर I² RT होता है। ठीक है, आगे होता है। देखिए यहाँ कह रहा है कि 840 वोल्ट की दर से, V बराबर होता है 840 वोल्ट की दर से ऊर्जा उपयुक्त तथा 360 वोल्ट की दर से उस समय उपयुक्त होगी, तब उसका ताप क्या होगा? कि तापमान की दर निम्न है यदि स्रोत से इतने वोल्टेज के दो प्रकरणों को विद्युत धारा का प्रदूषक के मान का आकलन कीजिए। यानी देखिए वाट, यानी इसमें P1 दिया है 840 और P2 दिया है 360 और यहाँ वोल्टता दिया हुआ है और V की वैल्यू दिया हुआ है कितना? V की वैल्यू दिया है 220 वोल्ट। तो P बराबर V इंटू आई होता है, V इंटू आई इस तरह से निकाल लेंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर P/V। तो I का जब मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो I का जब हम मान निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा क्या? 840/220। तो ये हो जाएगा 3.82 एम्पियर। क्लियर? ठीक है। और R बराबर V/I से निकाल लेंगे तो 220 और जो I की वैल्यू आई है 3.82, इसको सॉल्व करेंगे 57.60 ओम आ जाएगा। क्लियर? थोड़ा फास्ट इसलिए समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अब देखिए R2 अगर आप मुझे R निकालना है तो फिर उसी तरह से 360 में 220 का हम डिवाइडिंग को 1.64 आ जाएगा और R बराबर V/I से, तो R 220 था दूसरा वाला, तो 220 अपन इतना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड इतने जूल ऊष्मा उत्पन्न प्रतिरोध सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो बस फार्मूला वही है, आप कर दीजिए। H बराबर क्या होता है? I² RT होता है। R की वैल्यू दिया हुआ है, H की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, R की वैल्यू, H की वैल्यू दिया हुआ है, प्रति सेकंड दिया हुआ है। देखिए ये 4, तो यहाँ I² कितना हो जाएगा? I² हमको निकालना है, H की वैल्यू दिया है 100, I² इंटू R की वैल्यू 4 इंटू टाइम 1, तो ये कट जाएगा 25 बार में। तो I बराबर कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। कुछ करना नहीं है, सिरों के बीच विभवांतर पूछ रहा है तो V बराबर I इंटू R से निकाल लीजिए। I की वैल्यू कितना दिया है? 5 और R की वैल्यू कितना है? 4, तो कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट इज द राइट आंसर। ठीक है। विद्युत धारा के तापीय व्यवहारिक प्रयोग क्या होता है? मतलब इसका मतलब कि व्यवहार में हम क्या प्रयोग करते हैं? तो किसी चालक में ऊष्मा जो होती है उत्पन्न होने के लिए धारा का अवश्य भावी परिणाम है। बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है क्योंकि यह उपयोगी विद्युत धारा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत परिपथों में अपर्याप्त तापन परिपथ के अवयव के ताप में वृद्धि कर सकता है, जिससे उनके गुणों में परिवर्तन होता है। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर जूल के तापमान आधारित युक्तियाँ हैं। कहता है क्वेश्चंस में कि विद्युत इस्त्री जो हम प्रेस करते हैं, विद्युत टेस्टर और विद्युत तंदूर, विद्युत केतली, विद्युत हीटर किस पर है? तो जूल के तापन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? तो जूल के तापन पर आता है फ्रेंड्स क्वेश्चंस। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब देखिए ये विद्युत शक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये तो मालूम है। एक होता है विद्युत शक्ति, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति को हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। P बराबर वहीं बताए थे V इंटू आई होता है। और आपको पता है कि I बराबर V/R होता है। तो यहाँ से पुट कर दीजिए तो I की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा V इंटू V/R, तो यहाँ पर हो जाएगा V²/R। तो ये फार्मूला बन गया, P बराबर V²/R। क्लियर है? इस पर भी एक क्वेश्चन होगा नीचे। और इसका मात्रक की बात करें, ये इम्पोर्टेंट है। इसका मात्रक वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, लेकिन वास्तव में व्यवहारिक में हम इसे मतलब काफ़ी बड़े मात्रा में किलोवाट का उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। चूँकि विद्युत ऊर्जा शक्ति समय का गुणनफल होती है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा है। विद्युत
ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वाट घंटा होता है। जब वह वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उसमें उपयुक्त ऊर्जा 1 वाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, जो व्यापारिक मात्रक होता है, किलोवाट घंटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है, जिसे समान बोलचाल में यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट इंटू 3600 वाट, तो 3.6 इंटू 10⁶ वाट। तो यहाँ हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, ठीक है। ये उस पर फार्मूला दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट इंटू घंटा। देखिए कर लेते हैं, क्वेश्चंस को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई विद्युत बल्ब, फ्रेंड्स मैं इतना वीडियो मेहनत से बनाता हूँ, आप कृपया सब्सक्राइब करें, दोस्तों का साथ शेयर करें और मुझे बताएं कि वीडियो कैसी अच्छी लगी। देखिए P बराबर V इंटू आई, फार्मूला होता है, V की वैल्यू दिया है 220 वोल्ट इंटू 0.5 है, इसको मल्टीपल करेंगे तो 110 वाट आ जाएगा। ठीक है, वही फार्मूला पर था, P बराबर V इंटू आई। V की वैल्यू दिया हुआ है, I की वैल्यू दिया हुआ है, P पूछ रहा है, बल्ब की शक्ति क्या है, निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 400, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 400 वोल्ट अनुमत का कोई विद्युत प्रतिरोध इतने घंटे प्रतिदिन चलता है, इतने रुपए प्रति किलोवाट घंटा की दर से 30 दिन चलाने के लिए कितना ऊर्जा होगा। तो कहने का मतलब है कि 400, देखिए 400 जो वोल्ट है ये चल रहा है कितना, 8 घंटे पर डे। तो पर डे 8 घंटे चल रहा है, यानी 30 दिन चलेगा, तो 30 दिन चलेगा भाई पर डे, एक दिन में 8 घंटे, तो 30 दिन में इतना घंटे, तो ये हो जाएगा आपका 96,000 वाट घंटा। तो इसको अगर हम करेंगे तो 96 किलो वाट हो जाएगा। ठीक है, और हमको 3 रुपये प्रति किलोवाट से करना है। यहाँ 30 दिन चलाने के लिए कर रहा था, एक दिन में 8, तो 30 दिन में कितना, उसको मल्टीपल कर लेंगे तो इतना आ गया। अब एक दिन में 3 रुपया किलोवाट घंटा से कर रहा है, तो इसमें 96 में 3 का मल्टीपल कर देंगे तो 288 आ जाएगा। क्लियर, बहुत सही। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका विद्युत का पूरा चैप्टर समाप्त। और 2 जो वीडियो है ओम तक के नियम तक, वो दोनों वीडियो हमने पहले से अपलोड कर चुके हैं, तो उसको जा कर के आप देखिएगा, उसमें भी मैं काफ़ी अच्छा समझाया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का साथ शेयर करें, सपोर्ट करें फ्रेंड्स। मैं वादा करता हूँ कि अच्छे से अच्छे डीपली नॉलेज में मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। मैं ये सोचता हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पाता हूँ। आप कमेंट में बताइए कि कैसे करना है, तो मैं इसको फॉलो करूँगा। ओके, ठीक है फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ओके।